सादर आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वंदन। आदरणीय जी, श्री जी। प्रणाम सभी को मेरा। मैं आचार्य ब्रजमणि। जी प्रणाम आदरणीय परम आदरणीय सभी को प्रणाम मेरा भैया। अभी इसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और मैं चाहूंगा कि जो समूह एडमिन है इस चर्चा का प्रारूप क्या रखा है या अभी तक कमलेश भाई के माध्यम से आप लोगों ने समझा क्या है, थोड़ा सा अगर इस प्रारूप को रखेंगे तो उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी ओम। आदरणीय कमलेश जी ने हमको पंच तत्व के संबंध में जानकारी दी, संस्था के संबंध में जानकारी दी और बीमारियों को पंच तत्व से किस तरह से उनमें आराम मिलता है, वो ठीक होती है, इसके संबंध में चर्चा की है। और आपके जो आश्रम से जो चलता है उसके संबंध में भी उन्होंने जानकारी दी। और आपने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि जो भी है निःशुल्क जो है सब कम से गरीब लोगों तक भी चिकित्सा पहुंचे, इस तरह का प्रयास हमारी संस्था कर रही है। इस प्रकार उन्होंने अपना उद्बोधन दिया है। जी ओम। जी, तो इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता चलूं कि हमारे देश में जो बहुतायत हो रहा है, यानी जब जब हमारे देश की परिस्थितियां बिगड़ी, चाहे वो धर्म की हो या अर्थ की हो या किसी भी क्षेत्र की हो, तब तब हमारा देश का अंतिम पड़ाव जो था वो हमारे शास्त्र थे और आशीर्वाद था। जब हम चारों तरफ से निराश हो जाते हैं तो किसी न किसी महापुरुष का हम आशीर्वाद लेते हैं। सारी तकनीक, सारी टेक्नोलॉजी, सारा दिमाग, जब हम थक जाते हैं, इवन बड़े से बड़े बुद्धिमान अपने आप को मानने वाले लोग जब बीमार होते हैं तो यदा कदा कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से भी, पहले तो अखबारों में था कि फलाना नेता, अभिनेता, फलाना महापुरुष, फलाना लीडर बीमार है, लोग दुआ करें। और अंततः आज भी ये देखने को मिलता है कि जब हम चारों तरफ से बीमारी से हों या किसी समस्या से ग्रसित हों और अगर थक चुके हैं तो ये कहते हैं कि चलो दिन और दशा दिखवा लो, भाई किसी को दिखवा ले दिन और दशा। क्या ये बात सत्य प्रतीत हो रही है जो मैं कह रहा हूं? जी ठीक है। तो वहीं से मैं शुरुआत करता हूं कि जहां पर दिमाग खत्म हो जाता है फिर हम शुरुआत करते हैं तो वो आशीर्वाद की और किसी ब्राह्मण को अपने भाई दिखा ले दिन और दशा। तो वो दिन और दिशा क्या है, इस पर जब हमने काम किया तो मुझे जो परिणाम मिले हैं वो उम्मीद अपेक्षा से भी कई गुना ज्यादा मिले हैं। तो वो दिन क्या है और दिशा क्या है, काश हम और हमारी संस्कृति के जो संबंध थे दिन और दिशा को लेकर के, उनको जब तक हम आज के 15 या 20 या 25 साल पहले तक हमारे पूर्वज फॉलो करते आ रहे थे, तब तक सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया का जो सिद्धांत था देने के हम हकदार थे वास्तव में। लेकिन आज हम नहीं है। उसका कारण यह है कि इस समय जो भी हम देख रहे हैं, हम हमारे परिचय में, हमारे आसपास और दूरदृष्टि अगर हम डालते हैं तो इस समय हमारे देश में लगभग कोई ऐसा परिवार नहीं है जो स्वस्थ हो। जब हम स्वस्थ ही नहीं है, जबकि हमारे देश की संस्कृति ये कहती है कि प्रथम सुख निर्मल हो काया, बाकी के सुख सुविधाएं बाद में हैं। तो जब हमारे देश में कोई परिवार स्वस्थ ही नहीं है तो फिर बाकी की जो हमारे आसपास है वो किसके लिए है? तो बहुत सरलता सहजता से हम उसी सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि क्या दिस और दिशा
हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं। उस दिन और दिशा के साथ में हमारे पूर्वजों ने क्या क्या परंपराएं बनाई थी, क्या क्या हमारे देश की मान्यताएं थी, क्या हमारे देश की संस्कृति थी, अगर हम उसको अपनाते हैं तो हम बीमार ही ना पड़े। उसी संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं पर जब मुझे आशातीत परिणाम मिले तो मैंने भी सोचा कि क्यों अनेक थेरेपियों के नाम पर कुछ कुछ चीजों को हम समाज में एक अपनी जेब भरने के लिए लागू करें, क्यों नहीं उसको हम सीधी तरीके से प्रेषित कर दें जो था। अब इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाते गए तो कई शुल्क है, कई निशुल्क है, और ये सिस्टम जो है हमारा, जैसा आपने बताया था कि निशुल्क तरीके से, तो मैं आपके माध्यम से सभी को बताना ये चाहता हूं कि ये निशुल्क नहीं है। और कोई भी चीज जब हमें फोकट में मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। हमारे पास संस्थान ने दो विकल्प रखे हैं, शुल्क और निशुल्क के। और उसमें शुल्क जो है वो जरूरी नहीं है कि आप किसी को अर्थ दें, समय देकर के भी आप ट्रीट ले सकते हैं, अपना सहयोग देकर के भी ट्रीट ले सकते हैं। सहयोग की बात अगर ये की जाए तो डोनेशन हम लोग नहीं लेते। समय आकर के व्यक्तिगत संस्थान पर संस्थान की सेवा कार्य में अपना सहयोग कर सकते हैं कि आप सीखिए, सीख करके दूसरों को समय दे करके उनको ठीक करिए। यानी आप आदान और प्रदान की जो हमारी संस्कृति है उसका हम पालन करें, जिसमें अर्थ को हम लोगों ने न्यून रखा है। क्योंकि ये चर्चा हमारी 5 तत्वों से संबंध रखती है और चिकित्सक के तौर पर मैं जाना जाता हूं संपूर्ण देश में, तो हमारे आसपास जो विषय और वस्तुएं रहेंगी या जो हमारा वक्तव्य और उद्देश्य रहेगा वो स्वास्थ्य से संबंध रखेगा। बाकी हमारी पूरी टीम संस्कृति हो, सभ्यता हो, परंपरा हो, मान्यताएं हो, उन सभी को उतनी ही वरीयता देती है इंटरनल रूप से। लेकिन समाज को हम जो दृष्टिकोण बनाए हैं वो उसकी प्रथम वरीयता है कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो अब यहाँ पर दिन और दशा की मैं बात कर लेता हूं, वहीं से शुरुआत करता हूं जहां से हम अंतिम परिस्थिति से मजबूरी में जाते हैं। तो ये जो दिन और दशा है, अभी हमने बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं, आपने भी बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं, और हो सकता है कि इस समूह में बहुत लोग ऐसे हों जहां पर सर्दी ही नहीं है। क्या उन्होंने बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं क्या? नहीं। नहीं। नहीं, वो जलवायु के अनुसार है। हाँ, तो जलवायु के अनुसार हमारा, इसके पहले मैं आपका ध्यान उधर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे देश के अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है, और इन 4 पुरुषार्थों के 3 स्तंभ हैं, वेशभूषा, भोजन, अंततः भेषज। तो सबसे पहला जो स्तंभ है अर्थ, धर्म, काम यानी मोक्ष की प्राप्ति में, वो है भेष। कैसे? क्योंकि बाबा जी बने हुए भेष से पहली वरीयता आती है कि ये व्यक्ति मोक्ष की तरफ पूर्ण रूप से अग्रसित हो चुका है। यानी हम भेष से समझ सकते हैं, भले ही ग्रस्त व्यक्ति कितना भी जब तक यज्ञ दान सब कुछ करे, लेकिन सार्वजनिक रूप से हम उसको इस भाव से बहुत देर में देख पाएंगे। हालांकि ये एक विडंबना है कि हमारे देश में मोक्ष को प्राप्त करने वाले या भक्ति मार्ग पर अग्रणी जो हैं वो साधु समाज नहीं है, वो संख्या ग्रस्तों की है। तो वेशभूषा, दिन और दशा, इन चीजों को शायद आप कनेक्ट कर पाए। तो स्थान के अनुसार, जलवायु के अनुसार जिस तरीके से हम अपनी भेष और भूषा और भेषज, भोजन और भेषज, बस ये 3 चीजों को अगर हम ठीक कर पाते हैं और समझ पाते हैं तो दुनिया का पहला स्वस्थ रहने का रास्ता यहां से खुलता है। जैसे कि एक व्यक्ति ने कुर्ता धोती या कुर्ता पाजामा पहन रखा है, तो स्वाभाविक रूप से केवल देखने मात्र से क्या हम उसको अंकल कह सकते हैं या चाचा या ताऊ ही कहेंगे? स्वाभाविक रूप से जो आपको प्रेरणा मिलेगी, क्या कहेंगे?
चाचा कहेंगे, जब बड़े हैं तो दादा कहेंगे। लेकिन अंकल बहुत देर में आएगा। अब अंकल, हाँ चाचा और ताऊ या दादा, जब ये शब्द जो हैं वो मंत्र हैं, जब शब्द आपके कानों के माध्यम से शरीर के अंग तक पहुंचते हैं तो वो एक अलग तरीके का एंजाइम स्राव करते हैं। वो एंजाइम ही है, अगर ज्यादा हो गया तो हाइपर, अगर कम हो गया यानी हाइपर और हाइपो, कम और ज्यादा स्राव जब होता है, अब वो स्राव किस अंग से हुआ और किस अंग को उसने प्रभावित किया। बहन, माँ, बहन जी, माता जी। माँ अगर जिससे आप विशेष प्रेम और स्नेह करते हैं वहां जी नहीं लगाएंगे, और जहां जी लग जाती है वहां पर आत्मसमर्पण, आत्मविश्वास और आत्म भरोसा कभी नहीं हो सकता है। तो यहां पर हमारी अपनी जो संस्कृति क्या थी, वो जी लगाने वाली नहीं थी। सीधे रिश्तों की प्रगाढ़ता को दृष्टिगोचर करते हुए आगे बढ़ती थी व्यवहारिकता में। वहां से हमारे बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम है, वो वेशभूषा, भोजन, व्यवहार, व्यवहार से द्रवित होती थी, एक्टिव होती थी या रिएक्टिव होती थी, जो कि आज के 20-30 साल पहले हमारे यहाँ थी। जब थी तब हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखना का नारा दिया जाता था और सभी सुखी थे और निरोगी थे। ये एक दृष्टिकोण है, चूंकि आप एक नए हैं तो शायद मेरी बात समझने में थोड़ी सी असहिष्णुता हो, लेकिन एक बात जो समझ सकते हैं वो इतनी भर है कि सर्वाइकल के लिए ट्रीट ये हो गया, स्लिप डिस्क के लिए ये हो गया, माइग्रेन के लिए ये हो गया, किडनी के लिए ये हो गया, लीवर के लिए ये हो गया। एक पक्ष ये है जो सीधा रोगों पर बात करता है, दूसरा पक्ष वो है जो रोगों के कारण पर बात करता है। तो यहां आप सब लोगों से मैं ये जानना चाहता हूं कि रोगों पर हम बात करें, आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएं, या रोग के कारणों पर बात या चर्चा को आगे बढ़ाएं। ये थोड़ा सा रोग के की कारणों तरफ पर, से, रोग के कारणों पर बात करें। ठीक है। आज मैं रोग के कारणों पर बात करने की आगे कोशिश करने से पहले सबसे मैं ये जान लेता हूं कि अगर स्लिप डिस्क या सियाटिका या माइग्रेन या शुगर या बीपी या थायराइड अगर 10 लोगों को है, एक ही बीमारी डिटेक्ट हो रही है, तो क्या उन 10 रोगियों के लक्षण एक बीमारी के, मान लीजिएगा कि स्लिप डिस्क है, बैक पेन ही है, 10 रोगियों को क्या एक से ही लक्षण होंगे या अलग अलग होंगे? अलग अलग हो सकते हैं। ये अलग अलग होंगे। कन्फर्म। बस यहीं से हमारा ट्रीट शुरू होता है। एक रोगी है जिस रोगी को दर्द तब है कमर में जब वह बैठता है। दूसरा रोगी है उसको बैक पेन तब है जब वो चलता है। तीसरा रोगी वो है जब वह लेटता है तब दर्द होता है। अब ये 3 परिस्थितियां हैं, लेटना, बैठना, चलना। चौथी परिस्थिति है खड़ा होना, और 5वीं परिस्थिति है कि ये जब प्रेशर में आता है, जब कोई टेंशन होती है तो इसके हाथ कपने लगते हैं, बॉडी कपने लगती है। अब इन 4-5 परिस्थितियां जो हैं, और हर रोग में ये ध्यान रखना, किसी को कोई भी रोग हो, ये कंफर्म है कि लक्षण सभी रोग के सभी रोगियों में अलग अलग होते हैं। और उन लक्षणों की अगर मैं संख्या समझूं तो 5 या 6 है, 10 नहीं है। आप 1000 रोगी ले लो, 10,000 रोगी ले लो, लेकिन उनमें से एक वर्ग होगा कि उनकी समस्याएं तब होंगी जब वो चलेंगे। परिस्थितियां 2 हैं, फिजिकल और मेंटल, यानी जब वो बॉडी को फिजिकल रूप से एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे तब आएगा, अथवा मेंटल यानी मानसिक कुछ सोचेंगे तब आएगा। किसी भी प्रकार का हमारी समस्याएं बढ़ती कब है, तो ये 2 तरीके की परिस्थितियों में हमारी बीमारियां बढ़ती हैं। लेकिन इन बीमारियों की भिन्नता ये है कि इनके जो तरीके हैं वो 5 हैं। अब कोई भी रोगी है, उसको कंधे में या कमर में या सर में या पेट में
आज मैं दर्द की बात इसलिए कह रहा हूं कि बात जो है, बात यानी वायु, कोई भी आपको अगर रोग हो रहा है, जब तक आपको दर्द नहीं है, जब तक आपको चक्कर नहीं है, यानी रोग की तीव्रता के लक्षण अगर अचानक नहीं है, अगर अचानक नहीं है, तब तक हम अपने आप को बीमार नहीं मानते हैं। ठीक है, कमजोर होते जा रहे हैं धीरे धीरे तो हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अचानक से किसी दिन चक्कर आके गिर गए, तो अचानक से आने वाले जितने भी रोग हैं या रोगों की तीव्रता अगर है, तो वहां पर वायु तत्व है। तत्व कितने हैं शायद आप लोग सब जानते हैं, 5, जिनमें से वायु यानी बात, और बात रोग की अगर मैं बात करता हूं तो वो है आपका 5 तत्वों में से आकाश और वायु तत्व को मिला करके वात बने। जी, इस बीच में अगर किसी को कोई अपना सुझाव रखना हो तो निसंकोच अपनी बात को रख सकते हैं, क्योंकि आपके प्रश्नों से ही हमारी दिशा तय होगी। ठीक है, अब बात यानी वायु और आकाश, चूंकि हम आयुर्वेद के साथ साथ में आयुर्वेद का जो मूल है, यानी आयुर्वेद के जो 3 दोष हैं, वात पित्त और कफ, इन तीनों दोषों के जो मूल हैं, अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी, हम लोग उस पर काम करते हैं। और काम करने की जो तरीके या उद्देश्य हैं हमारे, कि बिना औषधि या कम से कम औषधि, अथवा जो हमारे पूर्वजों ने और हमारे विद्वानों ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सालय, औषधालय अगर कोई है तो वो सिर्फ रसोई घर है। रसोई से बड़ा औषधालय दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अब ये हमारे देश में, हमारे समाज में कहने भर को रह गया है, लेकिन हम ये चाहते हैं और हमारी पूरी टीम ने ये हर संभव कोशिश ही नहीं की है, उसको व्यवहार में भी ला दिया कि सच में रसोई से ज्यादा, रसोई से बाहर आपको किसी औषधालय की आवश्यकता नहीं है। तो बात की अगर मैं बात करूंगा, और ट्रीट के कुछ तरीके हैं। ट्रीट आप बोली से, भाषा से, व्यवहार से, विचार से, व्यापार से, बोली भाषा व्यवहार विचार व्यापार वेशभूषा से ही करें। और जब हम इन चीजों से उपचार की बात करते हैं तो भला आप लोग बताओ, इसमें कोई अर्थ खर्च करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। उसमें कोई आवश्यकता नहीं है कुछ खर्च करने की। इस दृष्टिकोण से हमारा ये पूरा उपचार या ट्रीट सच में निशुल्क है। शुल्क क्या है? इस विषय और वस्तुओं को, विचार व्यवहार व्यापार वेशभूषा को समझने के लिए आपको समय देना है। और समय देने के लिए आपको प्रारूप या विकल्प अपने हिसाब से चुन सकते हैं कि संस्थान में आकर के इसको समझ लीजिएगा, यहाँ के सेवा कार्यों में अपना सहयोग करके, अथवा कुछ धन दे करके आप ऑनलाइन जो हमारे सत्र चलते हैं हर महीने में 2 दिन, उसमें ज्वाइन करके एक सिस्टमैटिक ढंग से पूरा आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहां से मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। जो हमने 5 तरीके के लक्षण बताए थे और 5 तत्व हैं हर बीमारी में, 5 या 6 तरीके के। अब जिन रोगियों को चलने में कोई समस्या है, चाहे किसी भी प्रकार की है, जब वो बैठा है तब ठीक है, चल रहा है तो उसको समस्या है, यानी बात यानी वायु की प्रधानता आपके शरीर में बढ़ गई है, यानी हाई हो गई है, ऐसे रोगियों के जो ट्रीट है वो क्या है? तो वायु का जो रंग है वो है हरा। वायु कहां से पैदा होती है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे कहां से पैदा होते हैं? उनके लिए संसर्ग चाहिए पृथ्वी और प्रकाश का। साथ में पृथ्वी की वरीयता है, अगर उसको हमें बढ़ाना है तो
हवा भी चाहिए। अब हम वायु को यानी पेड़ पौधे को, वायु का मतलब जहां से वायु पैदा होती है, एक पेड़ पौधे को पनपने के लिए या उसका जीवन संरक्षित या बढ़ाने के लिए जो जो सावधानियां हमें रखनी पड़ती हैं, ध्यान रखिएगा, वो सावधानियां हमें रखनी है अपने शरीर के वायु तत्व को संतुलित रखने के लिए। अब एक पेड़ पौधे को उचित प्रकाश चाहिए, उचित पानी चाहिए और उचित मिट्टी चाहिए। तो 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि हम पेड़ या पौधे हैं। अब इस पेड़ पौधे को ज्यादा पानी अगर हम देंगे लगातार, तो क्या उसका जीवन सुरक्षित रहेगा? नहीं रहेगा। अगर हम कम पानी देंगे तो क्या जीवन सुरक्षित रहेगा? जोर हो जाएगा। नहीं रहेगा। अब इसी तरीके से हमारे यहाँ कुछ लोग लूट तंत्र के, यानी इन्होंने प्रोटोकॉल बना दिया कि आपकी उम्र अगर इतनी है तो इतने लीटर पानी आपको पीना चाहिए, आपकी उम्र अगर इतनी है तो इतने लीटर पानी पीना चाहिए। क्या ये उपयुक्त है? तक हम उपयुक्त मान नहीं। रहे थे। नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांडे सपंडे, यानी जो ब्रह्मांड में है, जो कुछ है ब्रह्मांड में, वो हमारे इस शरीर में है, ध्यान रखिएगा। और ब्रह्मांड की गति, एक पौधे में आपने पानी आज लगाया और संयोग से मौसम में नमी आ गई, तो वही पानी की शीतलता यानी पानी की नमनेस, पानी की नमी उस पौधे में 15 दिन रह सकती है। अगर संयोग से वायुमंडल में, ब्रह्मांड में अगर हवाएं तेज चलने लगी या तेज धूप हो गई, तो वही जो नमी है आपकी हो सकता है कि 5 दिन में खत्म हो जाए। अब प्रोटोकॉल बना दिया कि इस पौधे में पानी 15 दिन में ही देना है। तो उस परिस्थिति में जहां तेज हवाएं और धूप रही, अगर आप 15 दिन में पानी दोगे तो वो खत्म हो जाएगा। अगर उसके विपरीत करेंगे तो भी वो खत्म हो जाएगा। इसलिए देश काल परिस्थिति का आकलन करके अगर हम अपना जीवन जीते हैं, तभी हमारे पूर्वजों ने कहा था कि उत्तम खेती मध्यम बान करे चाकरी कुकर निदान, यानी पहली वरीयता जो है हमारे यहाँ वो कृषक को यानी खेती को बताया गया, क्योंकि खेती के अंदर कोई भी प्रोटोकॉल नहीं लगता है। एक कृषक जो है हमारे देश का, वो दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सक तो है ही है, वो कृषक तो है ही है, लेकिन वो चिकित्सक है। तो जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं वो किसान को यानी कृषक को फॉलो करें, और कृषक आपको बताएगा। बस कृषक को थोड़ी सी समझ देने की जरूरत है और कृषक को थोड़ी सी समझने की जरूरत है। कृषक को सलाह देने की जरूरत बहुत कम है, कृषक को समझने की जरूरत बहुत ज्यादा है। जैसे कि ब्रह्मांडे सपिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में, तो ब्रह्मांड में क्या है ये ध्यान रखिएगा। ब्रह्मांड के अंदर 9 ग्रह हैं। वैसे तो बहुत सारे ग्रह और तारे और पिंड और उल्का पिंड हैं, लेकिन जो हमारे से सीधे संबंध रखने वाले ग्रह हैं वो 9 माने जाते हैं। उस 9 ग्रहों की जो चाल है, जब सौरमंडल घूमता है तो हमारे देश में या संपूर्ण विश्व और ब्रह्मांड में सर्दी आना, सर्दी कम होना, सर्दी ज्यादा होना, गर्मी आना, गर्मी कम होना, ज्यादा होना, बारिश आना, और जैसे ही सर्दी, गर्मी और बारिश यानी ये 3 ऋतुएं मुख्यतः हैं, उन मौसमों के अनुसार। और अब ये बहुतायत पूरे देश में या विश्व में समान नहीं है, ध्यान रखिएगा। और जो समान नहीं है उसका प्रमाण यह है कि अगर हमारे देश में सर्दी आई या सर्दी किसी को लगी, तो सर्दी के लगने से, सर्दी के संपर्क में जाने से 100 लोग अगर गए हैं सर्दी के संपर्क में, तो किसी को सिर में दर्द होगा, किसी को कमर में होगा, किसी को कंधे में होगा, किसी को बुखार होगा, किसी को एड़ी में दर्द होगा, किसी को उल्टी होगी, तो किसी को दस्त होगा। क्या सर्दी लगने से, यानी 100 लोगों को सर्दी लगी है, तो क्या एक से ही लक्षण होंगे सभी में या अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे, अलग होंगे, अलग अलग। अलग। तो इसका मतलब
जो चिकित्सा है वो बीमारी की नहीं, यानी डिसीज की नहीं, हमें रोगी की करनी है, पेशेंट की करनी है। तो हम लोगों का चिकित्सा का जो मूल स्तंभ है, हम लोग डिसीज की चिकित्सा नहीं करते हैं, रोग की करते हैं। सर्दी जिस व्यक्ति को लगने से कमर में दर्द हुआ है, उस व्यक्ति का तत्व क्या है? जिसको सिर में दर्द हुआ है उसका तत्व क्या है? जिसको पेट में दर्द हुआ है उसका तत्व क्या है? ना कि सभी को एक सा ही प्रोटोकॉल लागू करवा दें। यहां से बीमारियां असाध्य हो रही हैं। सिर्फ इतनी बात हमारा पूरा देश, हमारा समाज नहीं समझ पा रहा कि किसको कौन सी औषधीय विकल्प देने चाहिए। औषधीय विकल्प की जब मैं बात करता हूं तो आप सब लोग ये ध्यान रखिएगा, उस औषधीय विकल्प में ये जरूरी नहीं है कि दवाई खाओ, उसके साथ बोली भाषा व्यवहार ही औषधि है। जैसे कि हमारे यहाँ कहावत है कि कहने से दुख हल्के होते हैं, ऐसे बहुत सारे दुख और दर्द हैं, तकलीफें हैं, जब हम किसी से रो लेते हैं तो वो हल्के हो जाते हैं। तो ब्रह्मांडे सा पिंड, यानी जो ब्रह्मांड में जो हलचल जैसी होती है वैसे ही हमारे शरीर में होती है। और ब्रह्मांड और शरीर को अगर समझना है तो हमें कृषक की तरफ जाना है। तो हमारे पूर्वजों ने एक नारा दिया, उत्तम खेती मध्यम वन, क्योंकि कृषक जानता है कि कौन सी फसल में कितने पानी लगना चाहिए और कौन सी फसल में कब बुवाई और कब उसको निकाला जाए। जैसे कि अब मैं फसल की बात कर लूं, गेहूं है, गेहूं में कितना पानी और कब पानी दिया जाएगा, गेहूं की मैं बात कर रहा हूं। गेहूं का मतलब यहां पर ये दृष्टिकोण समझ लीजिएगा, सूर्य हमारे 9 ग्रह हैं और उन 9 ग्रहों के अलग अलग अनाज हैं, यानी हर अनाज में और हर वनस्पति में और हर पौधे में उसके गुणधर्म हैं। हर पेड़ पौधे में किसी एक ग्रह के गुणधर्म अधिक हैं। तो गेहूं जो है वो कौन से ग्रह से संबंध रखता है? आप में से शायद कोई थोड़ा सा ज्योतिष को समझता हो, कौन से ग्रह से संबंध रख रहा है? सूर्य ग्रह से। सूर्य। सूर्य जो है वो अग्नि तत्व में आता है, ध्यान रखिएगा। और अग्नि तत्व के पंचतत्व के हिसाब से, पंचतत्व सिद्धांत के अनुसार अग्नि तत्व का जो समय है, जैविक घड़ी आप लोगों ने, कितने लोगों ने जानी या देखी या समझी है जैविक घड़ी? पूज्य राजीव भाई ने जिस पर बहुत चर्चा की है, जैविक घड़ी आप में से कोई जानता है? कोई नहीं जानता। हाँ गुरुजी, जानती हूँ मैं। आप ही से सुना था एक बार। ठीक है, जैविक घड़ी यह है, जैविक घड़ी का मतलब जानते हैं, 24 घंटे जैविक घड़ी जानते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, कुछ लोग जानते हैं लेकिन बहुतायत लोग नहीं जानते हैं। मैं वहां पर आ रहा हूं, सहिष्णुता यानी बहादुरी ये नहीं है कि हमारे पास दल बल था इसलिए युद्ध हमने जीत लिया। ध्यान रखना, बहादुरी तो तब है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था फिर भी आपने युद्ध जीत लिया। तो चिकित्सक बनने की बहादुरी हमारी पूरी टीम की जो है वो ये है कि बिना संसाधनों के या कम से कम संसाधनों के भी अगर हम युद्ध को जीतते हैं तो हमारी बहादुरी है। ठीक है, तो मैं उसी एंगल पर आ रहा हूं कि आपके पास कोई भी मटेरियल नहीं है, हथियार नहीं है, फिर भी आप उस युद्ध को, यानी हम बीमारी से निकल आए, अपनी संस्कृति समाज को बचा लें। बातें हमारे देश में बहुत हो रही हैं, बहुत बड़े बड़े समाज सुधारक लोग हैं, माफ करना कुछ चीजें हमारी टेढ़ी भी होती हैं तब जब हमारा अनुभव प्रैक्टिकल में बहुत न्यून खर्चे में या बहुत कम प्रयासों से अधिक परिणाम देता है। तो बहुत सारे आडंबरों की जरूरत क्या है? तो जो चीजें मैं कहने की कोशिश करता हूं, उन विषय और वस्तुओं को, उस जीवन को मैं स्वयं पहले जीने की कोशिश करता हूं मित्रों। जब जी लेता हूं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सूर्य जो है अग्नि तत्व से संबंध रखता है और अग्नि तत्व हमारा 24 घंटे में जो समय रखता है वो शाम को 7 बजे से लेकर के और 11 बजे तक, दिन में 1 बजे से लेकर के और 11 बजे से लेकर के और 3 बजे तक। जैविक घड़ी को जब हम देखेंगे तो जैविक घड़ी 24 घंटे के अंदर, भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने
कैम्ब्रिज में जाकर के एक रिसर्च पेपर तैयार किया था, अभिषेक रेड्डी करके। उन्होंने जैविक घड़ी का सिद्धांत हमारे देश को पढ़े लिखे वर्ग के लिए दिया था। बाकी आयुर्वेद में तो दिनचर्या है, जिसको और मॉडिफाई करके अभिषेक रेड्डी ने, मैं उनको नमन करता हूं कि इतना बड़ा और विज्ञान इतनी सरलता से हमें दे दिया। दुर्भाग्य हम ये समझते हैं और आपका कि उस सिद्धांत को, जो जीवन जीने की कला है, उसके मूल और छोटे और बिना खर्च के जो विज्ञान है, उसको हम समझने से दूर रहे। तो जैविक घड़ी में क्या है मित्रों कि 24 घंटे को हमने एक मौसम से, यानी एक टेम्परेचर से आकलन किया है हमारे पूर्वजों ने, कि सुबह 7 बजे से लेकर के और 9 बजे तक आपका पृथ्वी तत्व यानी पेट यानी आमाशय एक्टिव रहता है। ठीक है, यानी उसके एंजाइम एक्टिव रहते हैं। एंजाइम या एक्टिवनेस का तरीका मैं आपको बताऊं, हमारे कुछ रोगी आ गए हमारे, मान लीजिएगा कि आज रोगी कुछ ज्यादा है, तो हमारी एक्टिविटी कुछ अलग होगी। ध्यान रखिएगा, विषय और शब्दों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो हमारी एक्टिविटी कुछ अलग होगी, हम पर प्रेशर कुछ अलग होगा, हमारी कार्यशैलियां कुछ अलग होंगी। जैसे कि हम रोगियों से ज्यादा बात नहीं करेंगे, रोगी कुछ पूछेंगे, उसको मैं बार बार कहूंगा कि आप ये चार्ट लगा है, इसको पढ़ लो, यानी जो नियम है चिकित्सा के। वहीं पर जो एनर्जी और ऊर्जा हमें 20 रोगियों को ट्रीट करने और समझाने में लगेगी, और दूसरी तरफ हमारे पास 100 प्रशिक्षु आ जाए, यानी संस्थान के से प्रशिक्षण लेने वाले 100 लोग आ जाए, 100 प्रशिक्षु आ जाए, तो ये ध्यान रखना कि वो 10 रोगियों या 20 रोगियों की एनर्जी और ऊर्जा उन 100 प्रशिक्षुओं पर नहीं लगेगी। कारण कि वो लोग पहले से इस विषय को जानते हैं, तो उनको समझाना नहीं पड़ेगा। और हमारी मेंटल स्थिति से ये रिलैक्स होगा कि हमारे संस्थान के लोग हैं, 100 प्रशिक्षु हैं, भले ही वो हमसे कभी नहीं मिले हो, और हम मिलते भी बहुत कम ही है किसी से, क्योंकि हम जंगली आदमी है, पता नहीं कहाँ किधर रहते हैं। लेकिन एक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे संस्थान का अगर 4 लोग भी आ गए तो वो 400 की भीड़ को संभाल लेंगे। अब इन दोनों परिस्थितियों में जो 2 व्यक्ति आए हैं, एक रोगी नया और एक प्रशिक्षु, लेकिन हमारी व्यवहार जो है, हमारी क्रियाएं जो है, हमारा मेंटल स्टेट जो है, हमारी मानसिकता जो है, वो दोनों की परिधि, दीवार अलग अलग दिशा की तरफ है। तो एंजाइम परिस्थिति अनुसार एक्टिव होते हैं, और उसी एंजाइम को हम अंग से, यानी अंग से जोड़ते हैं। और अंग जो है हमारे कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया, यानी क्रियाशील को, आउटर बॉडी को निर्देशित करते हैं। तो सुबह 7 से 9 बजे, शायद मैं मेरी बात इस माध्यम से आपको समझा पाया, सुबह 7 से 9 बजे हमारा आमाशय जो है, स्टमक जो है, वो एक्टिव होता है। अब 9 से 11 बजे हमारा स्प्लीन यानी तिल्ली एक्टिव होता है। अगर मैं ग्रह की बात करूंगा तो बुध ग्रह हमारा एक्टिव होता है। इसी को अगर मैं वास्तु में करेंगे तो कुछ और होगा। अब 2 चीजें हैं, एक चिकित्सा, दूसरा डायग्नोस। तो हम लोग चिकित्सा पर ज्यादा काम नहीं करते, डायग्नोस पर काम करते हो। डायग्नोस जो तय होता है उसके रिवर्स काम करते हैं। तो भाई तेरा पृथ्वी बड़ा है तो तू एक काम कर, पृथ्वी यानी जमीन पर नंगे पैर मत चल, यानी जमीन को टच मत कर, फिर पेड़ पौधों के बीच में रह, अब बच्चों के बीच में रह, क्योंकि जो चीजें वायु से संबंध रख रही हैं उनको बढ़ाना है, जो चीजें पृथ्वी से संबंध रख रही हैं उनको कम करना है। रोगी विद इन 5 या 10 मिनट, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर मैं आपसे 30 सेकंड कहूंगा तो झूठ लगेगा, क्योंकि 10 और 15 मिनट वाला भी आप लोगों को पचेगा नहीं। लेकिन कभी इसका स्वाद चखिएगा। जैसे ही वो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करता है तो आपको स्लिप डिस्क, सियाटिका, माइग्रेन, कुछ भी डिसीज है और हमारे चिकित्सक के सामने आप बैठे हैं तो 5-10 मिनट के अंदर उसमें आपको पता लग जाता है समस्या कितनी भी पुरानी, और हम करते यही है कि उसका जो तत्व है उसको रिवर्स कर देते हैं बस।
बातों से, व्यवहार से, भोजन से, विचार से, व्यापार से। तो बातें, भोजन, व्यवहार, व्यापार, विचार, इनमें हमें जानने के लिए थोड़ा सा इस विज्ञान को सीखना पड़ेगा। तो उन चिकित्सा पद्धतियों के विकल्पों में हमारे बॉडी में कुछ कर्मेंद्रियां, कुछ ज्ञानेंद्रियां, कुछ अंग के अलग अलग बिंदु हैं जो कि महाभारत काल में हमारे यहाँ प्रयोग किए गए थे। पुनः मैं उसी सिद्धांत पर चलता हूं कि अगर हमें ज्ञानी बनना है, ब्रह्मांडे सा पिंडे का सिद्धांत अगर हमें प्रैक्टिकल रूप से समझना है तो हमें कृषक को यानी किसान को पढ़ना पड़ेगा। तो किसान को पता है कि पानी गेहूं में कितनी बार और कब कब देना है। तो गेहूं जो है वो हमारा सूर्य से संबंध रख रहा है, सूर्य अग्नि से संबंध रख रहा है। अग्नि जो है हमारी जैविक घड़ी के आधार पर उसको सरल करते हुए हमारे पूर्वजों ने दिन में 11 बजे से लेकर के और 3 बजे का समय निर्धारित किया है, नोट कर लें। और शाम को 7 बजे से लेकर के 11 बजे का समय जैविक घड़ी में निर्धारित किया, और जिसमें अंग दिए गए हैं हृदय, छोटी आंत, स्पाइन और ब्रेन। अब इस मौसम, इस समय सुबह 11 बजे से लेकर के और 3 बजे अगर किसी का जन्म हुआ है, नोट करें, वो अग्नि प्रदान है। उस व्यक्ति, उस विषय, उस वस्तु, यानी कोई भी कार्य आपने इस बीच में किया, यानी कपड़े भी अगर आप लेके आए हैं तो ध्यान रखिएगा कि उसको धुलने में आपको पानी ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि वो अग्नि है। और अग्नि का जो कंट्रोलर है वो क्या है? जल। तो वहां पानी ज्यादा लगेगा। अब इसके हम विपरीत अगर मैं बात करूंगा, धान यानी चावल, उसको पानी में हमेशा रहना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो चावल क्या हुआ? जल प्रदान हुआ या अग्नि प्रदान हुआ? जल प्रदान। जल प्रदान। जल प्रदान, यानी उसके सेवन करने से, उसके सेवन करने से आपके शरीर में जल बढ़ेगा। और जल बढ़ेगा, इसका प्रमाण हमारे शरीर से जल निकलता कब है, कौन से उम्र में? बचपन में या वृद्धावस्था में या जवानी में? कब ज्यादा हम बार बार पेशाब करते हैं, कब हम लार टपकाते हैं? बुढ़ापे में। बुढ़ापे में, ठीक है। अब समझदारी हमारी कब ज्यादा होती है? बाल्यावस्था में या जवानी पर या बुढ़ापे में? यानी हम ज्ञानी कब बनते हैं, चालाक चतुर कब बनते हैं? परिस्थितियों को भांपना, आकलन करके जीवन निर्णय करना हम किस उम्र तक पहुंच के कर पाते हैं? वृद्धावस्था में हम ज्ञानी होते हैं। और हमारे यहाँ ये परंपरा थी कि जब भी कोई नया काम करो तो बुजुर्गों को अपने आसपास, कहते हैं ना, यानी बुजुर्ग जो होता है वो दिमाग वाला होता है। बुजुर्ग का मतलब यानी जल तत्व वाला, दिमाग वाला होता है। अब यहां पर चूंकि चावल की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जल्दी से समझ पाए सहजता से। और हमारी पूरी टीम की प्राथमिकता यह है कि सहजता, सरलता, बहुत ही सरलता के साथ में अगर संपन्नता हम स्वास्थ्य की ला रहे हैं तो ही हमारी कुशलता है, अन्यथा कोई कुशलता नहीं है। अब यहां पर मैं बात करता हूं, यानी जहां जहां चावल हमारे देश में है या प्रयोग किया जा रहा है बहुतायत, तो चावल का खान पान या चावल व्यवहार में हमारे किन किन प्रदेशों में बहुतायत है? उनमें से कोई 1-2 प्रदेश आप बताओ। छत्तीसगढ़, उड़ीसा। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। बहुतायत की अगर मैं बात करूं, चावलों की अगर बात करूं कि चावल बहुत खाता है, उसको चावल चाहिए। यहां पर हम प्रथमता यानी वरीयता, प्रथम, मूलता, जब भी चावल की बात आती है कि वो चावल बहुत खाता है या बार बार ये कहता है कि खाने में चावल बनाओ, खाने में चावल बनाओ, तो स्वाभाविक रूप से हम ये कह देते हैं क्या बिहारी है? कह देते हैं, माफ करना, यहाँ पर कुछ लोग बिहार से भी जुड़े होंगे, मेरा भाव ऐसा नहीं है, कह देते हैं या नहीं? आप लोग बताएं। हाँ, बिहार उड़ीसा को बोल देते हैं। हाँ, पूर्व में मैंने बोला, ध्यान रखिएगा कि पूर्व में मैंने बोला कि समझदारी का प्रतीक है जल, और जल सबसे ज्यादा, यानी जल में पैदा होने वाली जो उपज है, अनाज है, वो बहुतायत चावल है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम जो वर्ष भर खा सकते हैं वो प्रथमता चावल ही है।
और चीजें जल में पैदा होने वाली हम वर्ष भर शायद रोज सेवन ना करें। और चावल की जब बात आती है तो बिहार या झारखंड, अब आप लोग यहां पर बताइए, नहीं वो लोग बहुत अनुभवी जैसे होते हैं, छोटी सी उम्र में उनको हर परिस्थिति को भांपना बहुत अच्छे से आता है और किस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। उन लोगों को, जो लोग चावल ज्यादा खाते हैं या जो जो चावल वाले प्रदेश में पैदा हुए, अथवा जो लोग जल तत्व प्रधान हैं, किसमें, जन्म से नहीं, कर्म से नहीं, प्रदेश में। अभी मैं जन्म और कर्म पर भी आऊंगा, प्रदेश में। अब आप लोग एक थोड़ा सा सोच के बताइएगा कि दुनिया में जितने भी फ्रॉड होते हैं, ध्यान रखिएगा, तो इस समय साइबर क्राइम की बात करता हूं, उसमें से अधिकांश पकड़े जाने वाले लोग किस प्रदेश के अधिक हैं? बिहार की। इस बात को कितने आप लोग मानते हैं? गुजरात के नहीं, सिर्फ बिहार के सभी लोग मानते हैं। बिहार के, क्योंकि उनको ये पता है, उनके पास समझदारी है एक बुजुर्ग की तरह कि किस व्यक्ति को किस तरीके से हम डील करेंगे। ये मेरा अपना अनुभव नहीं है, माफ करना, मैं बिहार प्रदेश के लोगों का विरोधी नहीं हूँ, मेरा बहुत बड़ा वजूद है बिहार के प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुतायत जो चीजें हैं वो मैं आपको क्योंकि वो लोग परिस्थिति को भांपने में बहुत मास्टर होते हैं। कौन? जो लोग ऐसे प्रदेश में जन्मे हैं जहां पर तरलीय चीजें ज्यादा हैं या फिर जो चीजें जल से संबंध रखती हैं। तो अगर आप भी चावल का सेवन करते हैं, अब यहां पर दुर्भाग्य क्या हुआ कि चावल खाने वाला बहुत बड़ा बुद्धिमान होता है, ऐसा कुछ पढ़े लिखे लोग आ गए, अथवा ज्यादा पानी, समझदारी अगर बढ़ाना है तो ज्यादा पानी पियो, ज्यादा पानी पियो, यानी जल को बढ़ाओ। और हम जो थे उसका सदुपयोग न करके हमने उसका दुरुपयोग किया, उसका कारण ये रहा कि हमारे शरीर में साइड इफेक्ट हुए। तो जल यानी चावल चंद्रमा से संबंध रख रहे हैं, चंद्रमा जल से संबंध रख रहा है, और जल जो है वो समझदारी का प्रतीक है। समझदारी जो होती है वो कब आती है, ज्ञान कब मिलता है, जब हम परिस्थितियों से गुजरते हैं। सच्चा ज्ञान क्या है, सच्चा अनुभव क्या है? परिस्थिति से गुजरना ही सच्चा अनुभव है, वरना पढ़ा पढ़ाया अनुभव का किसी काम आपके नहीं आने वाला है। तो अब जैविक घड़ी, अब इस पूरे चक्र में मत पड़ो, क्योंकि हमारा उद्देश्य यह है कि सहजता सरलता के साथ में अगर हम संपन्नता लाते हैं तो ही मेरी बहादुरी है। तो हम सहजता और सरलता और संपन्नता की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो लोगों से ये कहते हैं कि अगर ठीक होना है पहले, क्योंकि प्रथम सुख निर्मलो काया, दूजा सुख गर्म वो माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख तो अलग अलग है। तो पहला सुख और सरलता और सहजता, सिर्फ जैविक घड़ी को पढ़ लो, ना वास्तु को पढ़ो, ना ज्योतिष को पढ़ो, ना किसी और को पढ़ो, जैविक घड़ी को पढ़ के समझ लो प्रथम। तो पहले आप समझ लो कि हम क्या हैं और हम किस प्रदेश में, किस दुनिया में पैदा हुए हैं, और हम कौन से अनाज से, क्योंकि सभी अनाजों को अलग अलग जलवायु के अनुसार पैदा किया जाता है और अलग अलग उनका भरण और पोषण के तरीके हैं, और अलग अलग एक ही बीमारी में सबके लक्षण है। तो ब्रह्मांडे सा पिंडे का आकलन हम अनाज में, इस ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, और हर अनाज के सेवन करने से क्या सभी अनाजों का स्वाद एक सा है? नहीं, सभी अनाजों का पाचन प्रक्रिया एक है। अगर आपने चावल खाए तो प्यास कम लगेगी, पेशाब ज्यादा जाओगे। अगर आपने बेसन खाया तो पेशाब कम जाओगे, प्यास ज्यादा लगेगी। लेकिन दोनों ही अनाजों ने पेट तो आपका भरा है ना। इसी तरीके से आप जिस समय पैदा हुए हैं, मान लीजिएगा कि आपका जन्म सुबह 7 से 9 बजे का हुआ है, उस टेम्परेचर पर अगर आपका जन्म हुआ है तो जीवन भर आप जब जब पृथ्वी के संपर्क में जाओगे, ध्यान रखना, जब जब भारी काम आप करोगे, जब जब आप गंभीर परिस्थितियों में चिंतन करोगे, आप बीमार पड़ोगे। तो जिन लोगों का जन्म सुबह 7 से 9 बजे हुआ है वो लोग जमीन पर नहीं बैठे, ध्यान रखना, नंगे पैर नहीं घूमे,
अगर उन्होंने घूमा तो दुनिया का कोई बड़े से बड़ा चिकित्सक आ जाए, मैं इस बात को सहानुभूत तरीके से चैलेंज करता हूं कि उस व्यक्ति की आप बीमारी कभी ठीक नहीं कर सकते। इस बात की पुष्टि के लिए मैं आप सब लोगों से सत्यता जानना चाहता हूं कि इस समय कोई भी बीमारी क्या किसी दवा, गोली, इंजेक्शन या कोई चिकित्सक ठीक कर पा रहा है? आप लोगों का आकलन क्या है? धक्के खाते रहो, इस डॉक्टर से, उस वैद्य से, उस हॉस्पिटल से, उस तरीके से, उस झाड़ से, फूक से, इनमें घूमते रहो, क्या कोई बीमारी ठीक हो रही है? नहीं हो रही। नहीं हो रही, धक्के खा रही दुनिया, धक्के। जबकि मैं मेरी पूरी टीम का सिर्फ कहना यह है, जो और अनुभव हो रहे हैं कि आज भी हमारे देश में कोई बीमार नहीं है। सिर्फ जो बीमार दिख रहे हैं उनमें से वास्तव में अगर बीमारियों की मैं बात करूं तो 5% लोग ही बीमार हैं। 95% लोग इन्हीं परिस्थितियों के मारे हैं। क्यों? उसका प्रैक्टिकल और प्रमाण यह है, जिसे संदेह लगे कभी हमारे पास आ जाए। हमारे पास जो लोग आते हैं उनमें से 95% परिणाम विद इन मिनट में या 4 मिनट में या 2 दिन में आ ही जाते हैं। तो अब बताओ, और कोई मेडिसिन नहीं, कोई उनको योग नहीं, झटका नहीं, पटकी नहीं, कुछ भी नहीं। उसका जो तत्व है उस तत्व के रिवर्स में, यानी उसके कंट्रोलर में उसको रिवर्स करते हैं और उसका कंट्रोलर बढ़ा देते हैं। तो जल का कंट्रोलर आपका पृथ्वी है, पृथ्वी का कंट्रोलर आपका वायु है, वायु का कंट्रोलर आपका आकाश है, आकाश का कंट्रोलर आपका अग्नि है, और अग्नि का कंट्रोलर आपका जल है। तो उसका तत्व बढ़ा कौन सा है? उसी तत्व के कंट्रोलर का हम लोग सूर्य चिकित्सा, सीधी अगर इसको कहूं कि अगर हमने सूर्य की किरणें सफेद कपड़े पर पड़ी, सफेद रंग पर पड़ी तो रेडिएशन कुछ और है, हरे पर पड़ी तो कुछ और है, पीले पर पड़ी तो कुछ और है, और लाल पर पड़ी तो कुछ और है। अगर इन्हीं किरणों के प्रकाश को सही से हमने समझ करके संग्रह किया तो वो ऊर्जा का स्टोर करता है हमारे बैटरी में। सूर्य ऊर्जा करता है या नहीं? तो हम लोग एक भैया सीधी सी अगर बात आप लोग पहचान सकें, कह सकें, यानी नाम रखने के लिए, तो हम लोग सूर्य ऊर्जा वाले हैं, जिनका आकलन हम 5 तत्वों से करते हैं। तो गेहूं हमारा अग्नि से, और जिन लोगों का जन्म सुबह 11 बजे से लेकर के 3 बजे और शाम 7 से लेकर के 9 बजे हुआ, ये लोग पानी कम पिएंगे, हमेशा उत्साही रहेंगे, हमेशा विशेष मेहनती होंगे और विशेष आलसी होंगे, यानी दोनों ही गुणधर्म अपोजिट होंगे। ऐसे लोगों को पानी ज्यादा चाहिए। और जिन लोगों का जन्म 3 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक हुआ है, उन लोगों ने अगर पानी पिया, जन्म हुआ है, अथवा ध्यान रखना, आपकी कोई बीमारी 3 बजे से लेकर के और 5 बजे तक बढ़ती है, अगर आपने पानी ज्यादा पिया तो निश्चित आप समझ लेना कि मैं इसी बीमारी से मरूंगा। बस इतनी सी बात पूरे देश को हम समझाने की कोशिश करते हैं, किसी विशेष प्रोटोकॉल से नहीं, सहजता सरलता के साथ में। अब इन्हीं चीजों को थोड़ा समझना कि कौन सा अनाज मुझे पसंद है, कौन सा फल मुझे पसंद है, कौन सी भेष मुझे पसंद है, कौन सा भोजन मुझे पसंद है। हम लोगों का जो डायग्नोस और ट्रीट का तरीका, वो जो तुम्हें पसंद है, वो कौन से तत्व के समय, यानी कौन से तत्व से संबंध रख रहा है, और वो तत्व ब्रह्मांड चक्र में, यानी जो मौसम परिवर्तन है उसमें वो किस महीने आता है, उस महीने की ऊर्जा आपके शरीर के अंदर बढ़ानी है। यानी उस महीने की जो रेडिएशन किरण है, सूर्य है, उस तरीके के आपको कपड़े पहना देंगे ताकि जो प्रकाश संश्लेषण हो वो आपके शरीर को एनर्जी दे। बस इतना भर हम लोग करते हैं। अब किस महीने में कौन सा अनाज कौन से तत्व से संबंध रख रहा है, तो इसको समझने के लिए हम लोग 2 दिन का एक प्रशिक्षण सत्र रखते हैं, और उसमें ये चैलेंज भी करते हैं कि अगर 2 दिन में ये विज्ञान आप समझ के 5वें या 6वें दिन या सत्र के दौरान आप अगर किसी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं या अपने आप में संतुष्ट नहीं है, तो आपने जो फीस पे की है वो भी अपनी रिटर्न ले जाओ।
कोई दिक्कत नहीं। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है। कुछ फीस का आदान प्रदान इसलिए जरूरी रखा है कि फोफट की चीजें, क्योंकि इतना बड़ा विज्ञान जो हमारे देश में था, शायद मैं कुछ आपको समझा पाया हूं, इसको विदेशियों ने कुछ नाम चेंज करके अपनी मोहर लगा के हमें ही बेच रहे हैं। हमारे साथ आप लोग जब आगे जुड़ेंगे तो हम एक एक चीज का और विश्लेषण करेंगे कि किस तरीके से किस रोग को, और पूरी जैविक घड़ी पर हम चर्चा करेंगे। और अभी समय भी लगभग 1 घंटे का होने जा रहा है, सब लोग कहीं ना कहीं बिजी हैं। बस मैं आखिरी संदेश आप लोगों को यह देना चाहूंगा कि अगर ब्रह्मांडे सपिंडे को समझना है तो कृषक को समझना है, और उससे पूछना है कि कौन से अनाज में कब बोया जाता है, कब पानी दिया जाता है, कब उसकी निराई होती है, कब गुड़ाई होती है, और उन अनाजों में से तुम्हें कौन सा पसंद है। तुम्हें जो पसंद हो, ध्यान रखना, उसी अनाज के ग्रह की पूजा करना, उसी अनाज के देवता को धारण और ध्यान करना। अन्यथा अगर आप सामूहिक रूप से हरि भजन में भी अगर आप लग गए और तीर्थ यात्रा में लग गए तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ ये कहावत है कि जो ज्यादा पूजा पाठ करता है वो ज्यादा दुखी होता है। ठीक है, अब मैं चाहूंगा समूह एडमिन वो गुरु कुछ जी, अपनी हम लोग किसी का हैंड राइट है बेन सिंह जी का, तो उनका थोड़ा सा प्रश्न ले लेते हैं जी ताकि जी। अभी इस चर्चा के साथ में मैं सभी को ये जानना चाहता हूं कि अगर किसी का कोई संशय या सवाल या सुझाव हमारी चर्चा के संदर्भ में अगर है तो जरूर रखें। जी, मीटिंग संचालक जी से मैं निवेदन करूंगा। प्रवीण कुमार जी, प्रवीण कुमार जी। नमस्कार जी, मैं जी, जी, डॉक्टर वर्मा इटारसी मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। जी 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 आपने सर जो वक्तव्य दिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिया है। और आपने एक लाइन बोली है अभी, जैसे आपने हरि भजन के लिए बोली है, उस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। एक जी, सीधी सी बात यह है कि जी प्रकृति में किसी तरीके का हम विपरीत परिवर्तन करते हैं तब हमारे पंच तत्व असंतुलित होते हैं, और पंच तत्वों के असंतुलित होना ही एक रोग का निर्माण करना है। और पंच जी तत्व का संतुलित कर दें या संतुलन में ले आए तो उसका निवारण है। यही जी रोग का कारण है और यही रोग का निवारण है। जी जी जी, इसी को एक लाइन जी। और बस इसी विषय और वस्तु को शायद किसी का डबल भी मेरी आवाज आ रही है, मुझे मेरी आवाज रिटर्न आ रही है, शायद किसी जी वो पहले सब माइक बंद कर लें और फिर जो हैंड रेज करेंगे उन्हें बुला लेंगे। माइक खुले हैं इसलिए सब आवाज गड़बड़ हो रही है। जी, हमारे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आप अपना सवाल करें और माइक बंद करके करें। ओम, सादर प्रणाम। ब्रजमणि त्रिपाठी जी से मेरा 5 दिन का, मैंने इनसे शिविर में रहा हूँ इनके साथ में, तो कन्हई बालाघाट में मैं इनको बहुत अच्छे जानता हूँ। और मेरा सवाल ये है कि जो पेट से संबंधित बीमारियां हैं वो कौन से ग्रह से संबंधित हैं जी, और उनका निवारण किस तरह हो सकता है। जी 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 ठीक है। पेट, कन्हई बालाघाट में आपके साथ 5 दिन रहा हूँ। जी 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 बहुत अच्छा। अब पेट की जो बीमारी है उस रोगी का हमें पूरा डिटेल चाहिए, उसका डेट ऑफ बर्थ, जन्म, समय, और उसकी बीमारियों के लक्षण और बीमारियों के बढ़ने के कारण, यानी क्या करने से क्या खाने से उसकी समस्याएं बढ़ती हैं। चूंकि मैं अपना प्रश्न पहले जो रखा कि रोग पर हम लोग काम नहीं करते, हम लोग रोगी पर काम करते हैं। तो अगर रोगी की पूरी हमें वो जानकारी अगर आप साझा करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसका निदान कर लें। उसके कुछ तरीके हैं कि एक फॉर्म है हम लोगों ने बनाया हुआ है जहां पर रोगी की जानकारी हम तत्व और ग्रहों
और उपचार के सहित पूरा हम लोग भरवाते हैं कि क्या उपचार होगा वो हम लोग निर्णय करते हैं। तो यहाँ पर अभी केवल पेट के रोगी के बारे में, पेट के बारे में कुछ कह पाना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन होगा जब तक हमें रोगी की पूरी डिटेल नहीं पता है। एक चीज, दूसरी चीज, बहकाने वाली और मीठी गोली जो है कि ये जड़ी, ये बूटी, ये संयोग मिश्रण, ऐसा प्रयोग कर लो तो गैस एसिडिटी ठीक हो जाएगी, इस पर हमारा पूरा देश लगा हुआ है। क्या उस प्रयोग से ठीक हो रही हैं लोगों की बीमारियां? नहीं हो रही ना? नहीं हो मेरी रही है। आवाज आ रही सबको? जी आ मेरी रही आवाज है। आ रही सबको? अगला सवाल आदरणीय बने सिंह जी। जी। तो जिन लोगों को भी रोग से संबंधित अगर कुछ सुझाव लेना है और समाधान लेना है तो कमलेश भाई अभी हैं। कमलेश भाई, कोशिश करिएगा कि वो रोगी फॉर्म इनका जो समूह है उसमें आप भेज दें, भरवा लें, उसके बाद चिकित्सा इनकी शुरू करें। जी जी गुरुजी। सदन को कोटि कोटि नमन। आज के मुख्य वक्ता आदरणीय से मेरा निवेदन है कि आपका जो लेक्चर है आज का वो इस तरफ इशारा जाता है कि मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार भोजन करना और ऋतु के अनुसार यज्ञ करना है। ये दोनों से ही हमारे पंचतत्व के निरोगी हमेशा स्वस्थ रखने का एक उद्देश्य पूरा होता है। तो क्या ये सही है मैं बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल, आपने सही आकलन किया, बस इसको थोड़ा सा गंभीरता से समझना पर बाकी है और कुछ नहीं है, बाकी आपने सही आकलन किया। जी आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। बीच में मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा गुरुजी, क्योंकि सभी लोग जो हैं योग कर रहे हैं इस कार्यक्रम में और सभी लोग संस्कृति प्रेमी भी हैं, तो अगर आप इस विषय से जोड़कर जी किसको लाभ हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, तो वो ज्यादा गहराई से तार्किक हो जाएगा। हेलो 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 आवाज आ रही? सब अपने माइक बंद करें। हेलो आवाज आ रही? आ रही है। जी आ रही डॉक्टर। हाँ, मुख्य अतिथि जी से मेरा कहना है कि आप जानकारी जो देते हो वह तो ठीक है, लेकिन उसमें जन्म का समय या जहाँ पे मतलब बिहार में पैदा हुए, गुजरात में पैदा हुए, यह जो स्थान विशेष और समय विशेष, यह जो चीजें है, यह चीजें कृपया न जोड़े, क्योंकि इसका बहुत सीमित डेटा आपके पास में है। बहुत अनगिनत डेटा जो है वो अनगिनत डेटा आपके पास है ही नहीं, तो इसलिए उसको कृपा करके न जोड़े, क्योंकि कई लोग दुनिया के, सिर्फ भारत के नहीं, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग समय पे पैदा हुए और उसमें से कई लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान भी बने हैं, बहुत बड़े अच्छे अच्छे पद भी गए हैं। तो इसलिए कृपया ये दो न जोड़े, यही मेरी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। ठीक है, हमें किसी भी विषय वस्तु में थोड़ा सा माइक आप लोग अगर बंद करेंगे या ये जो डिस्टरबेंस हो रहा है उसको अगर आप खत्म करेंगे तो मैं अपनी बात रख पाऊंगा। मेरी आवाज आ रही है अभी सबको? जी जी आ रही है। देखिए, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस या व्यक्ति का अनुभव ही उसके उत्साह में अग्रणी होता है। मेरा जो अनुभव रहा है या मैं जिन परिस्थितियों से चल रहा हूं और जिन परिस्थितियों से मैं परिणाम ला रहा हूं, मैंने कभी भी किसी भी विषय और वस्तु को जब भी मैंने अपने इतने समय में चर्चा की है तो देश काल परिस्थिति, ठीक है, भाव विचार व्यवहार को फर्स्ट में यानी शुरू में वरीयता दी है, उसके बाद अंतिम हमने जो वरीयता दी है वो जन्म समय और प्रदेश की दी है। तो ये मुख्यता नहीं है कि कोई व्यक्ति इस समय जन्मा है और इस प्रदेश में जन्मा है तो ही विद्वान होगा। किसी भी विषय वस्तु के निगेटिव और पॉजिटिव भी दोनों ही तरीके के प्रयोग होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप देश काल परिस्थिति या जन्म समय को ही मुख्यता रखें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि उस व्यक्ति के विचार व्यवहार व्यापार भी अपने आप में एक अहम भूमिका रखते हैं, क्योंकि उनका भी संबंध तत्व से है। और जब तक हम किसी भी व्यक्ति विषय और वस्तु के बारे में संपूर्ण जान न लें, ध्यान रखिएगा मेरी भी ये मानसिकता है, तब तक हम उसको ऐसा नहीं माने कि ये विषय और वस्तु शायद किसी उपयोगी में नहीं है।
जब तक हमें हमारे संदर्भ में, हमारे व्यवहार में अगर कोई विषय वस्तु नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या मैं सही कह पा रहा हूं? जी जी। तो मेरा से निवेदन ये रहेगा कि एक बार हमारे साथ उस विषय वस्तु को, हो सकता है कि आपका मंतव्य सर्वोपरि हो और उचित हो, अगर वो सटीक है तो मैं अनुज बन के उसको सहित स्वीकार करूंगा। लेकिन जिस तरीके से आपका अनुज या मैं अपनी बातों को स्वयं दूसरे के मंतव्य को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आप सबसे मेरा ये निवेदन रहेगा हमेशा, अगर हम दोबारा भी आप लोगों के मध्य आते हैं, कि किसी भी व्यक्ति के सुझाव को नकारें नहीं, उसको समझें और अपना मंतव्य रखें। इन दोनों तरीकों के मेल मिलाप से जो उचित निर्णय निकले उसको हम सब लोग स्वीकार करें। क्या ऐसा मंतव्य उचित है? जी आदरणीय नारायण मीना जी। जी 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 मीना जी जी ओम। जी ओम। सदन को प्रणाम और आचार्य जी को बहुत नमन है मेरा। मेरा ये मानना है कि 60-70 के दशक के पहले गेहूं बहुत कम था अपने देश में और सभी लोग स्वस्थ रहते थे, और 70 के बाद हरित क्रांति के बाद गेहूं का प्रचलन ज्यादा हुआ और खान पान में मुख्य भूमिका गेहूं की हो गई है। जब से लोग बीमार होने लगे, कि यह सत्य बात है कि गेहूं हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? जी ओम। जी ठीक है, मैं इसका आपको प्रत्युत्तर देना चाहूंगा। जब भी कोई कार्यक्रम होता है, कोई भी कार्यक्रम, शादी ब्याह, मीटिंग, समारोह, सदन, वक्तव्य, कुछ भी हो, तो उसके कुछ मूल उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा आपके साथ में मूल उद्देश्य था, वो सिर्फ इस सिद्धांत की जो ब्रह्मांडे सर्पिंडे है और ये किस तरीके से कार्य कर रहा है उस पर था। आगे अगर हम आप लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या हमारे देश के लिए और हमारे लिए हित में है, क्या हित में नहीं है, ये विषय हमारे आगे के हैं। गेहूं कब आया, कब नहीं आया, क्या उसके उपयोग हैं, या कोई भी अनाज। अभी अगर मेरा अनुभव देखा जाए तो जो इस समय 7 मोटे अनाजों की बात चल रही है ना, मोटे अनाज, रागी आदि, ये लोग चल रहा है ना हमारे पूरे देश में, चल रहा है। जी चल रहा है। इसको खा करके जो रोगी मेरे पास आ रहे हैं ना, आप भरोसा नहीं करोगे, वो मरने की कगार पर हैं। बताइए, अगर मैं ये बात सार्वजनिक रूप से कहेंगे तो न जाने कितने व्यापारी, ये बेचने वाले या प्रचार करने वाले, हमारी टांगों को तोड़ देंगे। लेकिन मैं उन रोगियों को देख रहा हूं जो हमारे पास हर दिन सैकड़ों आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी इसको खुल के नहीं बोल रहा हूं, मैं और इसको समझ रहा हूं, विरोध नहीं कर रहा हूं, अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो गड़बड़ी हो रही है ना, कि वो जो मोटे अनाज खाने वालों का खाना तो देख लिया हमने, लेकिन उन मोटे अनाज खाने वालों की क्रियाओं को क्यों नहीं देखा? वो लोग करते क्या थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे? वो झोपड़ी में रहते थे, फूस में रहते थे, और हम बिल्डिंग में रह रहे हैं। तो बिल्डिंग के रेडिएशन और फूस के रेडिएशन क्या एक होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। जो भोजन, ध्यान रखिएगा, आप चूल्ही पर बनाओ, चूल्ही पर भी और गैस पर भी, क्या दोनों के भोजन का स्वाद एक है? जी नहीं। ये भोजन चूल्ही पर आचार्य भी। जी, आचार्य जी, ये भोजन का ये जो आपका विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण है, मोटे अनाज वाला। ये विषय अगले दिन को जरूर रखें, क्योंकि 8:07 हो गए हैं, समय निकल गया है, और अब जो है रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है 8 बजे से, क्योंकि अभी पूरा रिकॉर्ड हो रहा है आपका। तो मैं चाहूंगा कि अगले दिन इसको रखेंगे ताकि रिकॉर्ड भी हो, ये अपने पास रखा जाए। बस मैं यही चाहूंगा, एक मिनट में, यही चाहूंगा कि ये सिद्धांत से संबंधित था। इस सिद्धांत के अनुसार एक शर्त पर सभी लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, एक शर्त पर, कि हम आप में से किसी के भी सिद्धांत को हम बिना समझे नकार नहीं करें। ठीक है, अपनी सुझाव रखें, जो उचित हो उसको हम एक दूसरे तक आदान प्रदान करें। और इस प्रश्न से, इस सत्र से अगर कोई सवाल निकलते हैं और आप लोग जो दिशा तय करेंगे, भोजन से रिलेटेड, पहनावे से रिलेटेड, वेशभूषा, भेषज, इस 3 स्तंभों को ध्यान में रखते हुए जो भी आप लोगों के सुझाव या सवाल रहेंगे,
हम हमारी पूरी टीम, या तो हम होंगे या हमारा कोई संस्थान का सहपाठी होगा, सिपाही होगा, वो आप लोगों के मध्य रहेगा। मुझे जब समय रहेगा हम आएंगे, लेकिन मेरी आने की शर्त थोड़ी सी अलग रहती है कि जब तक आप लोग कुछ दिशा नहीं देंगे तब तक हम आपको विशेष आपसे ना कुछ ले सकते हैं और ना ही हम आपको कुछ दे सकते हैं। तो अपने प्रश्नों को कृपया रख करके लाएंगे तो मुझे खुशी होगी। ठीक है जी जी। आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, अपने सवाल करें और आज के इस कार्यक्रम का समापन करें, आभार करें। जी, ओम सदन को प्रणाम, शास्त्री जी को प्रणाम। जैसे अभी आपके बतव में ये था कि जो सुबह के समय जो जन्म होता है उन्हें भूमि तत्व से बचना चाहिए। जी। तो जैसे हम कोई किसान का बेटा है और सुबह के वक्त जन्म हुआ, वो तो खेती संबंधित व्यवस्थाओं से जुड़ा रहता है, नंगे पैर चलता है, जमीन में बैठता है, उसी में बैठ के खाना खाता, पानी देता खेतों में, तो संपर्क में बना रहता है। तो इसका थोड़ा सा विस्तार से और एक बार बता दें। दूसरा ये कि जो फल है, हम तो ऋतु में जो फल आते हैं उसको विशेष मानते हैं, ना ही उसके कोई तत्व है। उससे अधिकतर ये देखते हैं कि जो भी ऋतु में फल आए उसको सारे फलों को खाएं, जिससे हमको ऊर्जा मिलेगी। तो ये थोड़ा सा इस पे भी इसके लिए थोड़ा सा समय मिलेगा। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी सवाल करने से पहले जो सवाल है उसका आकलन करें। मैंने बोला कि जितना जन्म समय की वैल्यू है उतनी आपके परिवेश की है, उतनी आपकी परिस्थिति की है, उतनी ही आपके विचार की है, उतनी ही आपके व्यवहार की है, उतनी ही वैल्यू आपके व्यापार की है। तो ये मुख्यता नहीं है कि इस समय जन्मा है। इस समय जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर लकड़ी का व्यापार कर रहा है या लकड़ी के घर में रह रहा है तो उस पर पृथ्वी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो उसके पूरे आकलन हमें करना होगा, जो कि हम लोग 2 दिन में पूरा आकलन लोगों के सामने रख देते हैं। ठीक है, तो इस विषय को थोड़ा सा समझेंगे कि उसको कोई एक एंगल है जो उस निगेटिव एनर्जी को या पृथ्वी तत्व को खत्म कर रहा है या न्यूट्रल कर रहा है। ठीक है, और इसके लिए कभी आप लोग जब चाहें तो एक ऐसा सत्र, एक विषय को बना करके आगे रखेंगे, तो हम हर संभव आप लोगों के मध्य रहेंगे। जरूर जरूर। आज का इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। 8-10 मिनट ज्यादा हो गए हैं। 8 बजे तक का ध्यान रखना। 7:30 बजे से हैंड रेस करें और सवाल करें। 8 बजे ठीक समापन करें, ये हमारा निवेदन है सदन से, क्योंकि सभी को अपने अपने ऑफिस में और अन्य वर्ग में जाना पड़ता है। सुबह से लग जाते हैं, किसी को अन्य कार्य भी, किसानी है, खेती है, सब कुछ है। तो जी, आज गुरु जी का बहुत बहुत साधुवाद, और कल फिर मिलते हैं। आहार के ऊपर जो चर्चा है विशेष चर्चा करेंगे। आज हमारे अशोक पटेल जी ने योग कराया, और दूसरे सत्र में आदरणीय गुरु जी शास्त्री ब्रजमणि जी, आपका और पूरी टीम का कि यही विषय आप सब लोग अपने योग में भी रखें। योग जो है बहुत अच्छा विषय और वस्तु है और प्रक्रिया है। वो विषय और वस्तु खैर है नहीं, वो एक जीवन देने वाला है, लेकिन सोच समझ के करें बस। इस पर आप कभी